नमस्कार। कल हंदवाड़ा विलेज में एक एनकाउंटर हुआ और उसमें 5 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। उसमें से एक कर्नल और साथ ही साथ 2 जवान उसमें शहीद हुए हैं और एक सब इंस्पेक्टर जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है वो भी शहीद हुआ है। 2 उसमें मिलिटेंट हालांकि मार गिराए गए, पर एक दुख की घड़ी है कि जम्मू कश्मीर और इंडियन आर्मी किस तरह से फ्रंट पर होकर लगातार लड़ रही है, जबकि कोविड-19 से पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से एक तरफ लड़ रही है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कैप्टन अनिल गौर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ पर। नमस्कार जी। अनिल जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एक तरफ महामारी दुनिया की सबसे बड़ी आज तक की कोविड-19, उससे इंडियन आर्मी भी कोशिश कर रही है कि हमारे किस तरह से बचाया जा सके, कम से कम तादाद में लोग उससे संक्रमित हों, इसलिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। उसी बीच जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं वो दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक मिलिटेंसी के खिलाफ और दूसरी कोविड-19 के खिलाफ। देखिए, ऐसा है, भारतीय फ़ौज का जो पहला जो मैंडेट है वो ये है कि हिंदुस्तान की सरहद और हिंदुस्तान को एनिमी से प्रोटेक्ट करना। आपको पता है, कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तान ने एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की हुई है। ऑपरेशन टोपैक के ज़रिए जो जनरल ज़ियाउल हक का बनाया हुआ था, उसके अंदर उन्होंने ये मिलिटेंट्स वगैरह सारे घुसाए हुए अंदर। और अब जो भारतीय फ़ौज जो है वो पूरे के पूरे जितने मिलिटेंट्स हैं उनको वहाँ से रोज़ के रोज़ आप देख रहे हैं, कभी 4, कभी 2, कभी 5 जो ढेर कर रही है, और जल्द ही ये घाटी पूरी मिलिटेंट से साफ़ कर लेगी। तो कोविड-19 का जो संक्रमण के जो है वो एक तरफ है, पर भारतीय फ़ौज का जो मेन एम है वो ये है कि जो हमारी जो टेरिटरी है और हमारे जो लोग हैं उनके बीच में अगर कोई ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको मार गिराना। तो इसीलिए सबसे पहला जो काम वो है, और वही काम जो भारतीय फ़ौज जो है कश्मीर घाटी के अंदर कर रही है। गौर साहब, एक और चीज़ की जिस तरह से हम आज भी देखा, 2 सीनियर ऑफिसर इंडियन आर्मी के जो हैं वो शहीद हुए हैं। इंडियन आर्मी की किस तरह से स्ट्रेटजी रहती है कि जब अगर कोई किसी भी वॉर फ्रंट पर उन्हें जाना हो तो जवान को ना बेचकर खुद आगे से लीड करते हैं जितने भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं? ये इंडियन आर्मी की किस तरह की स्ट्रेटजी रही है? देखिए, इंडियन आर्मी का एक बहुत इथोस जो है वो एक बड़ा क्लियर है। ऑफिसर्स ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप देखिए, इन्फेंट्री बटालियंस होती हैं जो उनके अंदर भी जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो यंग ऑफिसर्स हों, चाहे हमारे मिडिल रैंकिंग मेजर लेवल के हों, चाहे इवन कई बार सीओ जो हैं। करगिल लड़ाई में आपने देखा कैसे हमारे जो ऑफिसर जो हैं वो कितने हमारे शहीद हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि वो साथ में हमारे जवानों के साथ में आगे चलते हैं और वही जो है प्रेरणा जो है हमारे जवानों की बनती है। तो इसीलिए हिंदुस्तान की फ़ौज जो है, अगर आज उसका बोलबाला है, उनका जो ऑफिसर काडर है वो उसके ऊपर बहुत एक उसका मैं कहूँगा महत्व है इसके अंदर। क्योंकि हमारे ऑफिसर्स बाकी लोगों की तरह, बाकी फ़ौजों की तरह नहीं है कि वो बैठ के अपने उधर कहीं अलग बैठे हों टेंट में और बाकी डायरेक्शन दे दिए, चलो जी ये करो। आप बिल्कुल फ्रंट पे रह के और सिचुएशन को भांपते रहना। वो अब यहाँ पे भी हंदवाड़ा एनकाउंटर में आप देखें कि जो ये मिलिटेंट से इन्होंने कुछ सिविलियंस जो हैं वो हॉस्टेज ले लिए थे। अब उसके ही संदर्भ में सीओ और उनका मेजर और उनके 2 जवान जो उनके साथ है, और ये जो आपका जो जेके पुलिस का सब इंस्पेक्टर था, ये उसी संदर्भ में उधर गए कि देखने के लिए कि कहाँ उन्होंने मिलिटेंट्स ने इनको बंदी बनाया और इनको किस तरीके से निकाले। और मेरे को जो लगता है वो ये है कि जो वहाँ पे ऑन दी स्पॉट जो मिलिटेंट्स, क्योंकि आपने देखा कल इधर इस जगह पत्थरबाजी भी हुई है, तो वो जो चीज़ सारी कोऑर्डिनेशन में मिलिटेंट्स ने एक घर से निकल के जब पत्थरबाजी हुई दूसरे घर में घुसे हैं। तो मेरे को लगता है कि कहीं ये उस हिसाब से कुछ ये एकदम फास्ट चेंजिंग सिचुएशन हुई है और उसके अंदर ये सारा का सारा ये सिलसिला हो गया है, जिसके अंदर ये एनकाउंटर जो है आपस में उनका अंदर उधर हुआ है। यानी कि क्या 2 गुट भी लड़े हुए हो सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, 2 गुट नहीं है। ये बेसिकली जो मिलिटेंट्स थे ये क्या था, एक घर में थे जो हमें पता लगा है। और जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ तो वहाँ के लोग जो हैं थोड़े से कुछ पत्थरबाजी वगैरह शुरू की और उसके अंदर ये कुछ मिलिटेंट वहाँ से उस घर जिसमें पहले छुपे थे उससे दूसरे घर में गए, ये हमें पता लगा है। तो उससे क्या हुआ है कि हो सकता है कि ये जो हमारी टीम थी, जो ये सीईओ और हमारे उनके मेजर और साथ में जो उनके जवान थे, ये हो सकता है दूसरे घर में हो
जहाँ से ये इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा हो, जहाँ पे मिलिटेंट्स पहले घर में हो, तो वो जब इमीडिएटली इधर आए हो तो हो सकता है उसी इनकाउंटर में आपस में, हाँ नहीं लोकल का सपोर्ट नहीं, आपस में जो होता है ना, जैसे जैसे आपको पता है, जैसे पीछे अभी बारामूला में भी ऐसे ही हुआ था कि हमारे जो पैरा एसएफ के जो जवान थे, हमारी जो टीम थी, वो जो मिलिटेंट जो एलओसी के अंदर आ गए थे, तो वो एकदम वो जो कॉर्निस के ऊपर खड़े थे, कॉर्निस टूट गया तो सीधे के सीधे उनके कैंप के अंदर बीच में ही उनके आमने सामने एकदम आ गए। तो हो सकता है ये ऐसी सिचुएशन बनी हो ऊपर, क्योंकि ऑन द स्पॉट क्या हुआ उस टाइम ये अब उन्हीं को पता था कि भाई क्या हुआ, या उनके जो, क्योंकि काफ़ी देर तक इनका आपस में तालमेल जो है अपनी रेजिमेंट के साथ नहीं रहा इसका, और जहाँ तक शाम तक मेरे को यही खबर थी कि 11 बजे हमें पता लगा कि ये शायद मिल गए हैं, आपस में हो गया तालमेल और ये सेफ है। पर सुबह हमें पता लगा कि नहीं, ये जो है चारों के चारों माटेर, पाँचों के पाँचों माटेर हो गए हैं। और वो इसीलिए मेरे को लगता है कि ये ऐसे ही हुआ होगा कि जब वो मिलिटेंट्स दूसरे घर में घुसे होंगे, ये ऑलरेडी वहाँ हो गए, या ये दूसरी साइड से आ रहे होंगे, तो आपस में एकदम आमना सामना टकराव हो गया है। कैप्टन साहब, ये भी देखा गया है कि जब बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है तो उसके बाद मिलिटेंसी का ग्राफ जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ये हमेशा से हर साल हमें देखने को मिलता है। तो किस प्रकार की स्ट्रेटजी इस समय भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूँ, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई हुई है, किस तरह से उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी जो है सारा इन्होंने अपना जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो सारे बदल दिए हुए हैं। और अब ये जो उनका सिस्टम है, आपने देखा कि अब मैं पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर पूरा तो अब बयान नहीं करूँगा इसके ऊपर, पर कुछ जो आपने देखा, खुद देखा कि एक इन्होंने बंद कर दिया कि मिलिटेंट्स की बॉडी जो हैंड ओवर करना, और वो उनको अगर कोई क्लेम करता है कि जी ये हमारा बच्चा था, तो उसको ले जाते हैं वहाँ पे, आइडेंटिफाई करके उसको अनमार्क्ड ग्रेव में वहाँ दफना देते हैं। ये जो चीज़ है। दूसरा जो सोशल मीडिया का आपने देखा, इंटरनेट अभी भी नहीं चालू रखा हुआ, 4G जो है नहीं चालू रखा, सिर्फ 2G रखा हुआ है, वो एक और चीज़ है। तीसरा जो है, ये जो हमारा ग्रिड जो है, वो ग्रिड इतना तगड़ा है हमारा कि जब जैसे आपने देखा, ये भी मिलिटेंट जैसे ही पता लगा, इतला मिली, तो इमीडिएटली जो है ये पूरा का पूरा कॉर्डन ऑफ हो गया। इससे पहले परसों की जो बात हुई जिसमें कि ये 3 मिलिटेंट्स और मारे गए थे, उसमें भी ऐसे ही हुआ। इमीडिएटली जब इंफॉर्मेशन मिली तो एकदम उसको कॉर्डन ऑफ करके उनको तीनों को मार दिया गया। अब ये जो चीज़ है, जो ओवरऑल जो सिचुएशन है, सारे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है इनको पता है कि बर्फ़ पिघल रही है। पाकिस्तान रोज़ आप देखिए एलओसी के ऊपर जो है रोज़ सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और वायलेशन कर रहा है कि इनको पुशन करें, मिलिटेंट्स को पुशन करें अंदर। और दूसरा, अपने जो इनके जो अभी भी मैं कहूँगा जो अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो वो तादाद जो इनकी है, वो उनको जो उसने अब इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लियर दे दी, क्योंकि कल का जो इंसिडेंट हुआ है, जो जिसमें पत्थरबाजी हुई है, वो आप देखिए 1 साल के बाद हुआ है। तो ये लग रहा है कि अभी क्योंकि शनाख्त हुई नहीं है उनकी बॉडीज़ की, जो मिलिटेंट्स मारे गए, मेरे को जो लगता है वो मिलिटेंट्स काफ़ी हाई रैंकिंग हो गए, और इसीलिए पाकिस्तान ने एकदम उनको सक्रिय किया होगा, अपने जो ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, कि भाई आप इनको किसी भी तरीके से वहाँ से बचाइए। तो इसीलिए तो ये जो चीज़ है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, वो सारे के सारे बदल के इन्होंने अब ऐसे फ्लूइड एक रखा हुआ है और टोटल आइसोलेशन कर देते हैं उस जगह की। एक दूसरा, बॉडीज़ हैंड ओवर नहीं करते। तीसरा, इंटरनेट वगैरह बंद किया है ताकि सोशल मीडिया की साइट्स के ऊपर से एकदम, जैसे पहले होता था कि भाई पत्थरबाजों को एकदम इतला देते थे, दूसरी जगह से मोटरसाइकिलों पे आते थे लोग, ये आते थे, तो वो उस गाँव के नहीं होते थे, बाहर से आते थे। तो अब एटलीस्ट ये सारा कुछ बंद हो गया जी। तो मिलिटेंसी पर अगर हमें कामयाबी पानी है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने में, तो एक तो इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस या जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सें पूरी तरह से लगी हैं, पर जो लोकल्स हैं उनका किस तरह से सपोर्ट इस समय ज़रूरी है ताकि जल्द से जल्द मिलिटेंसी को पूरे कश्मीर से खदेड़ कर ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, ये जो कामयाबी मिल रही है अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, इसमें लोकल्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इतला जो है, जो फर्स्ट आप कहते हैं इंफॉर्मेशन जो मिलती है मिलिटेंट्स की, वो लोकल से ही मिल रही है। अभी जो पहले क्या होता था कि लोकल्स कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं था, पर अब जो है लोकल्स तंग आ गए हैं इनसे और वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। इमीडिएटली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसा हो जाता है कि लोकल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस को, पुलिस एकदम जो है हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आर्मी वगैरह, उनको देती है और इमीडिएटली कॉलम्स मूव हो जाते हैं। पर इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो लोकल से ही आ रही है। तो एक दूसरा जो ये है कि जो लोकल्स हैं वो तो चाहते नहीं है, पर जो अंडरग्राउंड और ओवरवर्ल्ड वर्कर्स हैं, जो इतने सालों से पाकिस्तान का पैसा लेते रहे हैं और हो सकता है अभी भी उनके पास
कहीं से फंड आ रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एनआईए ने हालांकि पीछे काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, और जैसे आपने देखा कि अभी एक वो जम्मू कश्मीर का डीएसपी भी उन्होंने पकड़ा। तो ऐसे ब्लैक शीप जो हैं वो ज़रूर अंदर है कहीं ना कहीं, और वो आपको दिखते हैं जब ऐसी बातें होती हैं। अब आप देखें, अगर कल का पत्थरबाजी का इंसिडेंट ले लें, उसको भी कोई लीड कर रहा था। जी बिल्कुल। एक दो वीडियो फुटेज में बहुत आया है कि एक वो काले कपड़े को कुर्ता पहने हुए बंदा बिल्कुल गाड़ी के आगे से कर रहा है कुछ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग अभी भी हैं जी। ये इनको जब तक आप इनको नहीं साफ करेंगे तब तक आपकी मिलिटेंसी जो है वो साफ नहीं होगी, क्योंकि मिलिटेंट जो है इनका सहारा लेते हैं, ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर का सहारा लेते हैं। आप देख रहे हैं अभी ये चंद दिनों में कितने लोग जो है जो वर्कर्स पकड़े हैं इन्होंने, साथ में उन्होंने असला पकड़ा है, साथ में उन्होंने स्टोर्स पकड़े हैं, साथ में उन्होंने हाइडआउट्स देखे हैं। तो ये जो चीज़ है ये आप देखिए 90 से चलता आ रहा है ये, अब जाके कहीं इसके ऊपर जो है ये मैं कहूँगा एक शिकंजा ऐसा कसरा जा रहा है कि अब जो है लगता है कि अब इस साल 2020-2021 तक ये सारे के सारे जो है मिलिटेंट्स तो 2020 तक मेरे को लगता है ख़त्म हो जाएंगे, और जो 2021 में जो बचे खुचे इनके ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। जी। कश्मीर की बात की, जम्मू में भी हमने देखा कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर, जैसे आरएसपुरा से भी कुछ दिन पहले एक पकड़ा गया। लगातार जम्मू डिवीज़न में भी अलग अलग पैमाने पर तेज़ी से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, ताकि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको ढूंढ कर जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। देखिए ऐसा है, आप देखें अभी तक जब से ये आर्टिकल 370 अबॉरोगेट हुआ अगस्त 5, 2019 से, मैं कहूँगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया, तो डायरेक्टली जो हमारा जो मैं कहूँगा हमारे होम डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली सेंटर के अंडर आया है। उससे पहले आपने देखा कि पॉलिटिकल विल जो थी वो कुछ कम थी जी। चाहे बीजेपी हुकूमत में थी पीडीपी के साथ में, चाहे उससे पहले कांग्रेस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, चाहे कांग्रेस अकेली थी, जो पॉलिटिकल विल है वो कम थी जी। कई बार ऐसा हो चुका है इस मिलिटेंसी की लड़ाई के अंदर कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, काफ़ी कुछ हटा के मिलिटेंट्स वगैरह मार के कि भाई अब हम एक प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, पर उसमें पॉलिटिकल विल फिर कम थी जी। जैसे किश्तवाड़ में, अगर हम आप किश्तवाड़ देख लें, आप किश्तवाड़ देख लें, आप बाकी जगह देख लीजिए, अब जो है अब वो बात नहीं है, अब पॉलिटिकल विल है इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि देखिए जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दायरा होता है, उस दायरे के आगे वो काम नहीं कर सकते, तो वो अपना दायरे में अंदर काम करते हैं, उसके बाद जो होता है वो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, पॉलिटिकल विल होती है। अब जो है पॉलिटिकल विल है, अब जो है आप देखते हैं कि जैसे कोई भी पकड़ा जाता है उसको छूट नहीं है जी। उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एनआईए अपनी कार्रवाई कर रहा है, और आप देखें हर रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ऐसे जो तार जो है वो जुड़ रहे हैं और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो जल्द ही ये सारा कुछ जो है मसला, चाहे वो जम्मू में है चाहे वो कश्मीर घाटी के अंदर है, ये अभी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि 2021 तक ये सारा का सारा साफ हो जाएगा। और अब कश्मीर के लोग हैं या जम्मू के लोग हैं, वो दोनों अब आगे की तरफ देख रहे हैं किस तरह से हमें जम्मू कश्मीर को तरक्कियों की ओर बढ़ाना है। 370 अब हट चुका है, तो किस तरह के और मेजर्स हैं जो जम्मू कश्मीर की सरकार या यूनियन गवर्नमेंट को लेने चाहिए, ताकि एक तो डिफेंस के मामले में भी वो थोड़ा और ज़्यादा तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए, और साथ ही साथ बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी और तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की तेज़ी से हो। देखिए ऐसा है कि बड़ी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एक तो हमारे पास जो हमारा एक्सटर्नल एनिमी है वो पाकिस्तान है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बिल्कुल उसने कश्मीर का एक ऐसा मसला बनाया हुआ है अपने लोगों के अंदर कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की फ़ौज है, उसका वजूद ही ये है कि भाई कश्मीर, उसके अलावा उसका कोई वजूद नहीं है। तो वो इसके अंदर चुप नहीं रहने वाले, आप जो मर्जी कर लीजिए यहाँ पे। तो इसलिए हमें जो है उसका एक पक्का इलाज करना पड़ेगा। उसका इलाज क्या है, वो फिर वही पॉलिटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी पीछे आपने देखा बालाकोट एयर स्ट्राइक भी हुए, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुए, तो अब आपने ये देखना कि आप पॉलिटिकली इसको किस हिसाब से लेते हैं। फोर्सेस पूरे तैयार हैं, फोर्सेस में कोई कमी नहीं है, वो कामयाबी भी देंगे आपको, पर क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल विल का। ये हो गया एक्सटर्नल बात। अब रहेगी इंटरनल। आप देखिए कि इतने सालों से
जब से स्टेट बनी है कितना पैसा आया है, और अगर आप उस पैसे को रखें और हमारा जो एक जितने बशिंदे हैं इस स्टेट के अंदर रखें, तो मेरे हिसाब से कम नहीं तो हर एक बशिंदे को 15-15, 20-20 लाख रुपया उसके अकाउंट में होना था। तो आप देखिए क्या हालत है स्टेट की। अब जो है वो जो पैसा अभी भी आ रहा है सेंटर से, वो पैसा सही लगना चाहिए। रोड्स के ऊपर, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स के ऊपर, हमारा जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर, तो ये जो चीज़ है ये बड़ी ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप इसको जो है कॉमन मैन का जो एक, अब देखिए जिसके जो गांव है वहाँ पे ऊपर, चाहे किश्तवाड़ ले लीजिए, डोडा ले लीजिए, आप यहाँ रजौरी पुंछ वाली साइड ले लीजिए, इवन आप कठुआ साइड में ले लीजिए, बसोली बनी वाली साइड ऊपर ले लीजिए, सड़कें ही नहीं है वहाँ पे। आदमी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने में पूरा का पूरा 48 घंटे लगते हैं, उसको पैदल चल के आता है वहाँ से। मोबिलाइजेशन नहीं है, आप ना उसके पास हेल्थ सर्विसेज है। तो ये जो चीज़ है ये गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी। और तीसरा जो है पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, जब आप इसको करें वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जैसे बाकी स्टेट्स में होता है कि भाई जो जिसको वोट दे रहा है, चाहे वो ए को दे, बी को दे, सी को दे, डी को दे, जिसको भी दे, वो उस हिसाब से होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए जो पहले तक होता आया, 2002 से पहले जैसे होता आया, वो नहीं होना चाहिए कि भाई हम दिल्ली ने चाहा ठीक है जी हम ए को बना देंगे चीफ मिनिस्टर, वो उसको बना दिया चीफ मिनिस्टर, बी को कहा बी को बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब लोगों को लगता है कि यकीन होता है कि भाई मैं जो जिस जगह वोट डाल रहा हूँ वो वोट जो है मेरा पूरा का पूरा मेरा वोट है, मैंने इसको जिताया है, तो तब तक जब तक वो यकीन नहीं बनेगा उसके अंदर, वो नहीं होगा। और जब ये चीज़ें हो जाएगी, आप देखें आपके पास इंडस्ट्री भी आएगी, इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पे लोगों को, बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, आपके पास जो डेवलपमेंट है आपके पास वो चलेगी। और टूरिज्म तो वैसे ही आपका चलता है, वो तो अभी चलो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा ये ख़त्म हुआ है और आगे भी शायद होता है, अभी साल एक ना चले, बट ओवरऑल तो चलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जब आप ये बेसिक ग्रास रूट लेवल की चीज़ें जब करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से सारा का सारा जो सिस्टम है हमारा बिल्कुल ठीक चलना लगे। जो पैसा वहाँ से आता है वो सही जगह लगे और सही जगह अकाउंटेबिलिटी बने। और जिनके पास तीसरी बात जो सबसे अहम है, जो आदमी इसमें पकड़ा जाता है कि वो हेरा फेरी कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ जी इसने ये कार्रवाई की और इसको ये सज़ा मिली है। क्योंकि आज तक आपने देखा है कि स्टेट के अंदर, ये हमारे जो पिछले गवर्नर साहब भी कितना कह गए हैं, आज तक सज़ा किसी को नहीं हुई, केसेस बड़े बने, पर आज तक हमें दिखा नहीं कि किसी को सज़ा मिली हो। तो अगर सज़ा मिली भी है तो वो जाके दूसरे दिन वहाँ से कोर्ट से ओवरटर्न करा के आ जाता है। अभी हम देख रहे हैं कई सारे जिनके खिलाफ अभी FIRs भी लगे, जिनके खिलाफ अभी घरों में रेड्स भी हुई, अभी तक वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं लोग। वही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए ये चीज़ जो है, ये मैसेज जो देता है जनरल पब्लिक को, वो निराश कर देता है। जनरल पब्लिक सोचती है कि यार होना तो कुछ नहीं है, अब आप क्या करोगे इसको, आप अगर आपने इसको FIR भी दिया, इसका पकड़ भी लिया, आपने जब्त भी कर लिया, फिर उसको सजा ही नहीं हुई, तो जनरल पब्लिक कहता है यार कि यहाँ पे है क्या। बिल्कुल, वो तो कहता है फिर ये तो उसी का बोलबाला है, हमारा तो कोई सुनना नहीं है किसी ने। तो ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए। जब गुड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर ये बहुत ज़रूरी है होना। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये हमारा जो स्टेट है, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गई है, ये तरक्की नहीं करेगा। और इसमें यूथ के अंदर और लोगों के अंदर निराशा ही रहेगी। जब ये चीज़ होगा तो आप देखिए कि लोग जो है वो अपने पूरे छाती तान के और सिर पे मतलब कि ऊंचा करके चलेंगे, कहेंगे नहीं हमारा स्टेट जो है, जो अब सारे जो अभी तक स्टेट तो हमारा सारी हिंदुस्तान के अंदर कहते थे जी सबसे करप्ट है, अब यूनियन टेरिटरी कहेंगे नहीं जी हमारी यूनियन टेरिटरी जो है वो बिल्कुल करप्ट नहीं है, हमारा जो है कार्रवाई जो है बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कहा। और कैप्टन साहब जाते जाते एक मैसेज कोविड-19 के लिए, क्योंकि कई सारे लोग अब परेशान हैं, उनको किस तरह से अब धीरे धीरे चीज़ें खुलना भी शुरू हो जाएंगी, तो किस तरह का मैसेज देंगे कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें खुलनी है अब, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए ताकि लोग भी जो है वो पूरी तरह सुरक्षित रहें और आने वाले दिनों में सारे हालात ठीक हों। देखिए कोविड-19 जो है, मैं सबसे यही विनती करूंगा कि वो ये ध्यान में रखें कि कोविड-19 का जो ये कोरोना वायरस है ये जल्दी जाने वाला नहीं है। और इसमें आपने अभी जब लॉकडाउन हमारा ख़त्म भी होगा, आपने पूरा का पूरा एहतियात रखने हैं। आपने वही बातें, आपने एक तो सैनिटाइजेशन, अपनी जो
सेल्फ सैनिटाइजेशन, आपने अपने जो जगह है उसकी सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये बहुत आपने ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात, आप ज़्यादा ना अपने आप को घूमने के लिए निकालिए, ना निकलिए बाहर, क्योंकि जब तक ये जो कोरोना वायरस पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसके अंदर चाहे साल लगे, चाहे 1.5 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, तब तक अपने आप को सुरक्षित रखिए। क्योंकि आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, आपके घर में सुरक्षित होंगे। क्योंकि देखिए इफ़ेक्ट क्या होता है इसका, अगर सपोज मेरे को कुछ हो गया, मेरा घर जो है वो उजड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं क्वारंटीन में गया, मेरे घर वाले क्वारंटीन में जाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव निकला तो हो सकता है मैं तो अंदर रहूंगा, घर वाले भी पॉजिटिव निकल गए तो घर पूरा बंद हो गया, आपका सारी दुनिया जो है वो उथल पुथल हो जाएगी। ये देखिए, आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये इतने मतलब कि ना समझी वाली बात ना करिए कि आप कहें जी अब लॉकडाउन खत्म हो गया तो हम तो कहीं में भी जा सकते हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, आप सुरक्षित रखेंगे, आपका घर सुरक्षित होगा, घर सुरक्षित होगा, ये हमारा जो स्टेट है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, हम सब सुरक्षित होंगे। और सबसे जाते जाते बाद में ये कहूँगा कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी इज्जत, मान, सम्मान दीजिए उनको। वो लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण मैसेज कैप्टन साहब ने दिया कि किस तरह से कोरोना वॉरियर जो हैं वो दिन रात हमारे लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरह से हमने आज भी देखा, हंदवाड़ा एनकाउंटर की ही अगर हम बात करें, 5 जवान उसमें शहीद हुए। और दोहरी लड़ाई जो हमारे कोरोना वॉरियर्स भी कहें और साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी है, पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हम लोग जो अपने घरों में बैठे हैं, जो अपना कामकाज कर रहे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित रहें। और आने वाले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर से मिलिटेंसी का नामो निशान पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ हम इस खास कार्यक्रम से अलविदा लेते हैं। मेरे साथ जुड़े थे कैप्टन अनिल गौर जी, और फिलहाल के लिए इस एपिसोड से मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।